एक बार एक गांव में कृष्णा नामक व्यक्ति रहता था। हर रोज वह दूध से घी बनाया करता था और अपने गांव के बाजार में बेचता था। यही थी उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया। अपने शुद्ध और मजेदार घी के लिए कृष्णा बहुत मशहूर था। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो, घी ले लो। एक दिन एक मिठाई वाला सुंदर ने कृष्णा को बुलाया और 1 किलो घी के लिए मांगा। कृष्णा गया उसके पास। कृष्णा भाई, मुझे 1 किलो घी चाहिए। कृष्णा घी को तोलने लगा। जब सुंदर ने देखा कि घी कितना शुद्ध था तो वह अपने आप को रोक ही नहीं पाया। सुंदर ने और घी लेने का निर्णय लिया। रुको कृष्णा, मुझे तुम 1 नहीं 2 किलो घी दे देना। पता नहीं बाद में बचेगा या नहीं। तुम्हारा घी सबसे शुद्ध है और मुझे स्वादिष्ट मिठाई बनाने में मदद करता है। ओ बढ़िया जी, धन्यवाद सुंदर साहब। ये लो आपके 2 किलो घी। सुंदर ने खुशी से घी लिया और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे कृष्णा चलता गया, गांव के लोग उसको एक एक करके घी खरीदने बुला रहे थे। दोपहर तक सारी घी बिक चुकी थी क्योंकि वो घी था ही इतना स्वादिष्ट। अपनी कमाई लेकर कृष्णा अपने भाई कुशल के पास दूध खरीदने गया ताकि वह अगले दिन के लिए और घी बना सके। हर रोज कुशल देखता था कि उसका भाई बहुत घी बेचकर अच्छा पैसा कमा रहा था और उसका कारोबार दिन पे दिन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। भाई, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए घी बनाने के लिए। ओ, अभी तो मेरे पास नहीं है 5 लीटर। क्यों ना तुम शाम को आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाजू में रखूंगा। कृष्णा के निकलने के बाद कुशल की पत्नी उसके लिए पानी लेके आई। देखा कमला, कृष्णा की तो किस्मत ही बदल रही है। दोपहर में ही इसने सारी घी बेच डाली और दूध के लिए वापस आया था। आप तो सारा दूध इनको ही दे देते हो ना, क्यों ना इस बार आप दूध में थोड़ा सा पानी मिला के दो। इस तरह हम भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कुशल ने अपनी पत्नी की बात मान ली और शाम को जब वह गाय से दूध निकालने गया तो उसने दूध में पानी डालकर कृष्णा के लिए बाजू में रखा। अब कुशल रोज यही करने लगा। धीरे धीरे वह पानी की मात्रा और भी बढ़ाने लगा। अब कृष्णा इस बात से अनजान समझ नहीं पाया कि उसकी घी की शुद्धता दिन पे दिन कम क्यों होती जा रही। इस वजह से उसके बहुत सारे ग्राहक भी कम होते गए। अब कृष्णा दूध की गुणवत्ता को जांचना चाहता था तो उसने दही जमाया। जब दही जमा तो उसने ऊपर इतना सारा पानी देखा। शायद गाय की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए अच्छा दूध नहीं दे रही होगी। मैं कुशल को ये बात बोलता हूँ। जब कृष्णा कुशल के घर गया तो उसने अपने भाई और उसकी पत्नी को दूध में पानी मिलाते हुए देख लिया। अब उसको समझ आ गया कि उसकी घी की शुद्धता इतनी कम क्यों हो गई थी। ना जानते हुए कि वह क्या करे और बिना कुछ कहे कृष्णा वहां से निराश होकर चला गया। अब कृष्णा ने अपनी कमाई से 2 गाय खरीदे और खुद दूध निकालना शुरू किया। अब फिर से कृष्णा अच्छी वाली शुद्ध घी बनाने लगा। कृष्णा ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली जहाँ पे वो शुद्ध देसी घी बेचने लगा।
उसी समय सुंदर उसके पास आया और बोला, हाय कृष्णा, पिछले कुछ दिनों से घी कुछ ठीक नहीं है। मेरे मिठाइयों के लिए अच्छे ग्राहक थे, केवल आपकी शुद्ध घी की वजह से। उम्मीद है अब आप अच्छा घी बना रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राहक वापस आ जाए। आप ये 2 गाय देख रहे हो, ये मैंने ही लाए हैं अब खुद दूध निकालने। अब से मैं ही दूध निकाल रहा हूँ, तो आज से घी भी सबसे बढ़िया मिलेगी। जैसे दिन बीतते गए, अब कृष्णा से और लोग घी खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में कृष्णा ने और गाय खरीदे। उसने कुछ नौकरों को अपनी दुकान पर काम पे भी लगाया, हाथ बटाने के लिए। अंततः कृष्णा काफी अमीर बन गया और ईमानदारी से अपना कारोबार चला रहा था। इसी दौरान कुशल, जिसने अपने ही भाई की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की, गांव में अपने मिलावटी दूध के लिए पकड़ा गया। अब कुशल दूध भी नहीं बेच पाया और जल्द नुकसान में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। कुशल को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने भाई से माफी मांगने गया। उसने कृष्णा से भीख मांगी, माफी के लिए और नौकरी के लिए, ताकि वह अपने कर्जों को चुका सके। दयालु कृष्णा ने तुरंत अपने भाई को क्षमा कर दिया और गायों और कामगार की देखरेख के लिए काम दे दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दिल से माफी मांगने वाले को माफ कर देना चाहिए और हमेशा एक अच्छी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। एक बार विमलापुर नामक एक गांव में रहती थी एक महिला कमला अपने बेटे सूरज के साथ। कमला खेती का काम करती थी। वहां पर एक गाय ने एक बछेड़े को जन्म दिया, तो कमला उसको देखना चाहती थी। बछेड़े को देखकर कमला खुश हो गई और उसको साथ घर ले जाना चाहती थी। जब कमला घर वापस आई तो सूरज छोटे बछेड़े को देखकर झूम उठा। प्यार से उसने बछेड़े के सिर पर हाथ रखा। मैया, क्या मैं इसके साथ हर रोज खेल सकता हूँ? हाँ बेटा, आज से हम इसको भी बुलाएंगे। हर रोज कमला भीम को खेत पे ले जाती, उसको घास खिलाने के लिए। सूरज रोज स्कूल जाता था और वापस आकर जल्दी अपना होमवर्क खत्म करके भीम के साथ खेला करता था। कई साल बीत गए और सूरज अब बड़ा हो गया। वह खेत का ख्याल रखता था। भीम भी बड़ा और बलवान बैल बन गया और माता कमला बूढ़ी हो गई। सूरज ने विवाह कर लिया था और उसकी पत्नी भी बिल्कुल उसकी माँ की तरह सारा घर गृहस्थी खुशी और प्यार से संभालती थी। सूरज की आमदनी कम थी, तो वह कठोर परिश्रम करके अपने परिवार का ख्याल रखने की कोशिश करता था। भीम की मदद से वह हल चलाकर पैसे कमाया करता था। उसी गांव में थे 2 भाई, रिक्की और मिक्की। उनकी बुरी नजर हमेशा भीम पे ही रहा करती थी। हे, जरा देखो तो वो बैल कितना बलवान है। अगर हम उसको अपना बना ले तो खुद उससे हल चलाकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। और अगर हम भीम को लेंगे तो सूरज उसको अच्छे से पहचान लेगा। कोई बात नहीं, ये देखो, इस कोयले के साथ हम भीम का रंग ही बदल सकते हैं। उस रात निक्की और मिक्की दोनों आए सूरज के गौशाला में भीम को लेने। भीम पर काले लकीरें बना दिए कोयला लेकर। भीम पूरा बदल चुका था। अगले दिन सूरज गौशाला आया भीम को खाना देने। जब उसको भीम नहीं मिला तो वह अपनी पत्नी से पूछने गया कि भीम गया कहाँ। जब उसने भी कहा कि उसको भी नहीं पता, तो दोनों सड़क पर आ उतरे भीम को ढूंढते हुए।
सूरज और उसकी पत्नी ने हर जगह ढूंढा और अंत में रिक्की और मिक्की के पास आ पहुंचे। क्या बात है भाई, आपकी सांसें क्यों फूल रही है? मुझे मेरा भाई भीम नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। मैंने उसको हर जगह ढूंढा। क्या तुमने उसको देखा है कहीं पे? रिक्की और मिक्की ने एक दूसरे की ओर देखा। भीम भाई? ओ हाँ, तुम जाओ और उसको ढूंढो। थोड़ी देर बाद जब सूरज घर वापस गया तो उसको वहाँ भीम मिल गया। देखिए जी, हमारा भीम घर वापस आ गया है। मुझे पता था कि भीम हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। सूरज ने खुशी से भीम को कस के गले से लगाया। फिर उसने देखा कि भीम के पैर रस्सी से बांधे हुए थे। तब सूरज को समझ आया कि किसी ने भीम का अपहरण किया था। इसी दौरान रिक्की और मिक्की ने गांव की पंचायत और बुजुर्गों को जमा किया और भीम की बात छेड़ी। देखो क्या किया सूरज ने। ऐसा क्या हुआ कि बीच रात में तुमने हम सबको जमा किया है? सूरज ने हमारे बैल को चुराया है। देखो, इसके पैर भी रस्सी से बांधे हुए हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो मिक्की? मैं अपने ही भीम को क्यों चुराऊंगा? तुम इसको अपना भीम क्यों बुला रहे हो? ये हमारा बैल है। देखिए, भीम मेरे साथ बचपन से रह रहा है। ये बात तो आप सब लोग भी जानते हो। सुबह से वह गायब था और जब शाम को मैं घर आया तो मेरा भाई भीम वापस आ चुका था। पर पता नहीं क्यों रिक्की और मिक्की इसका मसला बना रहे हैं। झूठ, ये हमारा बैल है। हम इसको साबित कर सकते हैं। हमारे बैल के शरीर पर 11 काले लकीरें हैं। ये देखो। रिक्की और मिक्की ने गांव वालों को वो काले निशान दिखाए और गिनने लगे। जब सब ने देखा कि सच में उस पे 11 निशान हैं, तो सूरज झूठा साबित हो गया। नहीं, ये भीम है, मेरा भाई। मुझे नहीं पता इसको ये निशान कहाँ से आए हैं, पर ये मेरा भीम है, इसीलिए ये खुद मेरे घर वापस आ गया। सूरज ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। जैसे लोग वापस अपने घर जाने लगे, तब सूरज की पत्नी बैल को जांचने लगी। उसने निशानों पर हाथ रखा तो देखा कि वो रंग उसके हाथ पे भी आ गया। उसको सूंघा तो सूरज की पत्नी को पता चल गया कि वह केवल कोयले के निशान हैं। रुक जाइए सब, मैं साबित कर सकती हूँ असली चोर कौन है। सूरज की पत्नी ने पानी भरा मटका लाया और भीम के शरीर पर डाल दिया। इससे सारे काले निशान धुल गए और सबको पता चल गया था कि सच क्या है। रिक्की और मिक्की को सबके सामने सूरज से माफी मांगनी पड़ी और फिर चोरी के और गलत इल्जाम लगाने के अपराध में दोनों को सजा भी दी गई। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि निस्वार्थता, विनम्रता और सच्चाई एक सम्मानित व्यक्ति के 3 निशान होते हैं।